हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान और गणित की क्लासेस लेकर के आता हूं और आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करता हूं। हम लोग जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए साइंस की क्लासेस मैं कंटिन्यूअसली लेकर के आ रहा हूं। कल हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपके पोर्शन दे रखा है उसको शुरू किया था और कल लास्ट क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है और ओम का नियम क्या कहता है उसके बारे में। आज हम उससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नोट्स जो है वो जरूर बनाने का प्रयास करना। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाए जिन्हें आप प्रिंट ले सकें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 707, मैं लिख लेता हूं एक बार, बार फिर मैसेज करेंगे, 7073153937, इस पर मैसेज कर सकते हैं। वहां आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, सीधी सी बात है, पेड है, कोई फ्री में नहीं दिया जाएगा। केवल क्लासेस पूरी फ्री रहेगी, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, एक ओम का मतलब क्या होता है यह अपन जो है आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल लास्ट क्लास में मैंने यह क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। एक ओम का मतलब है कि यदि किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है और जो आपका वायर है उसके दो बिंदुओं का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, तो ऐसे में उस तार के अंदर जो प्रतिरोध की मात्रा होगी वो 1 ओम होगी। यानी वहां पर प्रतिरोध कितना हो रहा होगा? 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ होगा। बस उसी को कहते हैं 1 ओम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रतिरोध होता है आपका, वह प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध पर जो है कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता होती है एक तो चालक की लंबाई के ऊपर, जो आपका चालक है, जो कंडक्टर है, उसकी लंबाई क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा आपके उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि ये मान लीजिए पेन जो है यह एक कंडक्टर है, तो इसकी लंबाई कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक तो आपका क्या, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और एक इसका जो ये क्षेत्रफल है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रतिरोध। क्लियर? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे एक रिलेशन आएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर घटेगा तो ए बढ़ेगा। सीधी सी बात याद रखिएगा, आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। सर ये रो क्या होता है? रो होता है एक प्रकार का यह स्थिरांक है, और इस स्थिरांक को अपन चालक पदार्थ का क्या कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है रो का, वो क्या होता है? ओम मीटर। रो का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो प्रतिरोधकता होती है या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, उसका मात्रक यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। क्लियर? याद रखिएगा इतना सा। अब देखिए, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध, सोने का प्रतिरोध, तांबे का प्रतिरोध और चांदी का प्रतिरोध, इसमें ऑर्डर याद रखना है कि सर्वाधिक जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम का, फिर आपके सोने का, फिर आपके तांबे का और फिर चांदी का। ठीक है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि आर एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आर सोना ग्रेटर देन आर तांबा ग्रेटर देन आर चांदी। और दूसरा, चालकता के अगर क्रम की बात की जाए तो देखिए, प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसकी चालकता सर्वाधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए कि एल्यूमिनियम, सोने, तांबे और चांदी का प्रतिरोधकता का क्रम क्या था? सर्वाधिक प्रतिरोधकता थी एल्यूमिनियम की। इसका मतलब इसकी चालकता क्या होगी? सब कम होगी,
क्योंकि प्रतिरोधकता ज्यादा होने का मतलब सीधा सा है कि वह अपने अंदर से करंट को आसानी से जाने नहीं देगा, करंट जब जा रहा होगा उसका विरोध करेगा। ठीक है, इसलिए तो चालकता का क्रम हो जाएगा, सर्वाधिक चांदी की चालकता है, फिर तांबे की, फिर सोने की, फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में प्रतिरोध होते हैं, इन प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से परिपथ के अंदर जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन है, प्रतिरोधों को जो जोड़ने का तरीका है वो कितने हैं? तो प्रतिरोधों को दो तरीकों से अपन जो है जोड़ सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं? तो एक तरीका तो है श्रेणी क्रम का, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। समझ में आ गई बात? तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अब पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। कल आपको मैंने एक चीज और याद करवाई थी कि जो आपका विद्युत धारा मापने का यंत्र है उसे अपन अमीटर कहते हैं, और जो अमीटर होता है वह परिपथ के अंदर कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर जो विभव मापने का काम करता है उसे अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अब समझेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक ये रहा प्रतिरोध, अब जो अगला प्रतिरोध होगा वो इसी सिरे से स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा ऐसे चलेगा, फिर जो तीसरा प्रतिरोध होगा वो इसी सिरे से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपका आगे से आगे जुड़ते जाते हैं लोग, श्रेणी बनती जाती है। जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरे इस हाथ से फिर एक जना और जुड़ेगा, फिर आगे एक जना और जोड़, एक 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 हाथ से ऐसे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे R1 ये रहा, फिर इसी से आगे जुड़ गया R2 प्रतिरोध, फिर ये जुड़ गया R3 प्रतिरोध। ठीक है, तो ये तीनों प्रतिरोध जो जुड़े हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा, पहले तार का ये वाला तार है, इस पहले तार का दूसरा सिरा और दूसरे तार का पहला सिरे से जुड़ता है। मतलब कैसे जुड़ रहा है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके बता ही देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक अलग से प्रतिरोध है, ये एक अलग से प्रतिरोध है। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं? एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया ऐसे कनेक्ट। फिर एक और प्रतिरोध में लेकर के आया, मान लीजिए ये वॉच, तो ये जो है ऐसे कनेक्ट हो गया। अब क्या हो गया? देखो ये तीनों लगातार जुड़ गए ना लाइन में, अब इसके नीचे और जुड़ते जाएंगे, इसके आगे और जुड़ते जाएंगे। ऐसे जब लगातार जुड़ते जाते हैं तो ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा जो होगा वो तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, ये तो पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार का पहला सिरा से जुड़ता है, फिर दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ता है, ये क्या बता रहे हो है? अरे वो हमारे कुमार साहब, कुमार विश्वास जी कहते हैं ना, महाकवि, युग युग कवि कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे आ, वैसे यहाँ पर भी चल रहा है कि पहला तार दूसरे से जुड़ रहा है, दूसरा तार पहले से जुड़ रहा है, फिर पहले का तीसरे से जुड़ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन चलता रहता है आगे से आगे। ठीक है, फिर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालक तारों में समान धारा आई बहती है, परंतु इनके सिरों के मध्य विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। आपको याद क्या रखना है? यही जो भी बताया। क्या बताया? अभी मैंने ये बताया है कि जब भी आपके ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तब क्या होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए प्रतिरोधों के अंदर जो धारा बहेगी, जो करंट बहेगा वो सेम होता है। अगर इसमें आई करंट है तो इसमें भी आई करंट होगा, इसमें भी आई करंट ही होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये बताया
कि जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। इसमें अगर V1 है तो इसमें V2 है, इसमें V3 होगा। तो याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहली बात तो क्या होगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहता है। फिर दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे उन सभी में करंट यानी विद्युत धारा का मान समान होगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे उनके अंदर विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये देखिए कि जब श्रेणी क्रम के अंदर हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर अगर हम उन सभी श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ करके एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना चाहें तो क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी को सीधे सीधे से जोड़ देंगे। जैसे अगर 4 प्रतिरोध है तो ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे ही अपन Rn तक जितने भी प्रतिरोध है उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात, तो उससे क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, 4 पॉइंट है जो याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, ऐसे आगे से आगे ये कॉम्बिनेशन से जुड़ते जाते हैं। दूसरा, करंट सेम होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, और इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो आता है वो आता है सभी प्रतिरोधों को जोड़ने से, R1 R2 R3 Rn तक सभी को जोड़ दीजिए। फिर देखिए अब आगे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सही करना चाहूंगा ना, अच्छे से दिखाई दे जावे आपको, इसलिए चलिए अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि अगर 3 ओम 4 ओम और 5 ओम अपने पास में अलग अलग प्रतिरोध है, 3 4 और 5 ओम के, उन प्रतिरोधों को किसी भी परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो बताइए कि एक तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, और दूसरा पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। ठीक, अब देखिए 3 अलग अलग प्रतिरोध से तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया। ये देखो पहला वाला प्रतिरोध, फिर ये आगे जुड़ा दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, और ऐसे जोड़ दिया। अब ये जब तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, तो R इक्विवेलेंट यानी जो प्रतिरोध का मान आएगा इस पूरे सर्किट के लिए वो आएगा इन तीनों को जोड़ने पर। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी प्रतिरोध जो है वो आ गया 12 ओम। क्लियर, और यह जो है अब जुड़ा हुआ किससे है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू है 6 वोल्ट, और I की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू कितनी है 12 ओम। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 6/12 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो करंट जो है इन तीनों के तीनों प्रतिरोधों में वो कितना बहेगा, 0.5 एम्पियर बहेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से R इक्विवेलेंट निकाल दिया और फिर V इक्वल टू आई आर के अंदर पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। और विभवांतर की अगर बात की जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना होगा, तो इस करंट का गुणा इन सभी प्रतिरोधों से अलग अलग कर देंगे। 0.5 एम्पियर है यानी आधा, तो आधे का गुणा जब 3 से होगा, आधे का गुणा जब 4 से होगा, और जब 5 से होगा कितना आ जाएगा,
3 से गुणा करने पर आ जाएगा, आधा करने पर 3 का 1.5, यानी कि यहां पर जो आएगा आपका वो पोटेंशियल वो कितना आएगा, 3 ओम के प्रतिरोध के लिए पोटेंशियल आएगा 1.5 वोल्ट। 4 के लिए आ जाएगा 2 वोल्ट और 5 के लिए आ जाएगा 2.5 वोल्ट। क्लियर। इस प्रकार से जो 6 वोल्ट की बैटरी थी वो अलग अलग वोल्टेज में बढ़ जाएगी। 3 ओम के प्रतिरोध के लिए हो जाएगा 1.5 वोल्ट, 4 ओम के वोल्टेज प्रतिरोध के लिए हो जाएगा 2 वोल्ट और 5 ओम के लिए कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तीनों को जोड़ोगे तो वापस से 6 वोल्ट ही आ जाता है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए आप क्या करिए, मैंने तो समझा ही दिया है, साथ ही साथ आप इसको स्क्रीन को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करिए, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस को पूरा भी करना है। हमारी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और लगातार अब जो है टाइम जाते जा रहा है। आगे देखिए, समांतर क्रम संयोजन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ये एक प्रतिरोध है मान लीजिए, अब जो दूसरा प्रतिरोध होगा वो आपका इसी से जुड़ेगा, यानी इसी के दूसरे सिरे से ऐसे ऐसे जुड़ेगा। तीसरा जो होगा वो भी ऐसे ऐसे। ये कह सकते हैं कि 3, 4, 5 जितने भी प्रतिरोध हैं, अगर उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक स्थान पर जुड़ा और दूसरा सिरा दूसरे स्थान पर जुड़ गया, तो फिर वो सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये देखिए 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा और तीसरा आपका ये रहा। तो जब ऐसे आप ऑर्डर वाइज, जैसे पहला प्रतिरोध ये रहा, फिर दूसरा ये रहा जुड़ गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अलग 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 प्रतिरोधों को नीचे से नीचे जोड़ते जाइए। उसमें क्या हो रहा था, आगे बढ़ा रहे थे। इसमें क्या होगा, नीचे 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 जोड़ते जाएंगे। ठीक है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक बिंदु सी पर या फिर किसी भी एक बिंदु पर, सी तो मैंने इसमें नाम दिया है, और दूसरे सिरे जितने भी होंगे वो बिंदु डी पर जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिलता हो तो उसे कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो तो होता है समान। लेकिन अगर बात की जाए विद्युत धारा की, करंट की, तो वो अलग अलग होता है। विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ गई बात। तो समांतर क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट याद रखना कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरे सिरे सभी एक बिंदु पर जब मिलेंगे तो समांतर क्रम संयोजन होगा। सभी प्रतिरोधों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो एक समान रहेगा और विद्युत धारा का जो मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा। और इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा, तो सभी प्रतिरोधों को उल्टा करके जोड़ना है। वो आगे आ रहा है ना, देखिए ये आ गया। देखिए अब एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा कि सभी के सभी जो प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का मान दे रखा होगा, उन मानों को उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने को दे रखा है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। अब इन तीनों को अपन ने क्या करा कि श्रेणी आपके समांतर क्रम में जोड़ दिया। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में जोड़ते ही अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इनको उल्टा करेंगे, यानी 1/2, 1/3, 1/4। अब इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, तो ये 6, ये 3 से 4, ये 4 से 3, कितना आ जाएगा 6, 10, 13, 13 बटे आ गया 12।
अब वापस से इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 12/13 ओम जो है प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। कब? जब हम 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ेंगे समांतर क्रम के अंदर। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर तो क्या करते थे, सभी प्रतिरोधों के मान को डायरेक्ट जोड़ते थे। समांतर क्रम में क्या करते हैं, लेकिन उसमें क्या करें, इस समांतर क्रम में क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों को उल्टा करेंगे फिर जोड़ेंगे, जैसा कि यहां फॉर्मूले में दे रखा है। 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वो होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN तक सभी प्रतिरोधों को उल्टा कर करके जोड़ते हैं और जो भी मान आएगा उसको वापस उल्टा करेंगे तब R इक्विवेलेंट निकल जाता है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला दे ही रखा है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन है अपने पास में कि मान लीजिए ये देखिए ए बिंदु है जहां पर 2 ओम का प्रतिरोध, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, यानी एक बिंदु है ए जहां से 3 अपन ने प्रतिरोध लिए और तीनों के तीनों 2-2 ओम के हैं और समांतर क्रम में जोड़ दिए। फिर आगे जोड़ा एक 2 ओम का प्रतिरोध, फिर वापस से 3 2-2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम बेसिकली ऐसा है, देखिएगा ये ऐसा ऐसा 3 प्रतिरोध यहां, सिंगल यहां, 3 यहां, तो ये 3 तो है समांतर क्रम में, ये 3 भी है समांतर क्रम में। तो पहले इन दो समांतरों को अगर सॉल्व करें तो 1/2 1/2 1/2 को जोड़ दीजिए, 1/2 1/2 1/2 हो गया 3/2। तो इसका मतलब R1 जो आएगा वो आ जाएगा 2/3, क्योंकि 3/2 तो जब आया उल्टा जोड़ने पर, फिर वापस भी तो उल्टा करना है, तो यहां वाला तो निकल करके आ जाएगा 2/3। ये वाला जो प्रतिरोध है जहां पर आपने 2-2-2-2 को जोड़ा है तो ये भी आ जाएगा 2/3 और बीच वाला जो है वो 2 ओम है। अब ये प्रतिरोध, ये वाला बीच वाला और ये साइड वाला, तीनों के तीनों है किसमें, श्रेणी क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जोड़ा जाता है, लेकिन जब आगे से आगे जुड़ा हुआ हो तो वो श्रेणी क्रम है। तो यहां इक्विवेलेंट प्रतिरोध ये, फिर ये आगे इसके श्रेणी क्रम में, फिर ये इसके श्रेणी क्रम में, तो अब इनको जोड़ेंगे 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। ठीक है, तो जब इनको जोड़ा जाता है तो आ जाता है 10/3 ओम। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है इन प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं इनके लिए 2-2 10-10 क्वेश्चन करवाऊं, आप एक ही क्वेश्चन में इसको समझने का प्रयास करिए, बाकी आप इसका नोट्स बना लीजिए, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। ऐसा भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, न्यूमेरिकल जो है इस टाइप के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो टेंशन भी नहीं लेना है और अभी जो है आप इनको स्किप कर सकते हैं। अभी जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, जो पॉइंट याद रखने को कहा जा रहा है, बस वो याद करिए। जैसे समांतर क्रम में क्या याद रखेंगे, एक सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे सभी दूसरे बिंदु पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, विभवांतर सेम होगा, करंट अलग अलग होगा, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू RN। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में भी ऐसे ही 4 पॉइंट याद कर लीजिए, बस आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है विद्युत सेल की, यानी इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है उसकी बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ जी, अच्छे से दिख रहा है, 1 मिनट है ना, इसको शांति से होने दीजिए, पहले जो होना है हो गया। अब देखिए, तो अब बात करेंगे अपन किसकी, विद्युत सेल की, यानी इलेक्ट्रिकल सेल जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर जो है उसको बनाए रखता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो लगातार बना रहे। तो इलेक्ट्रिकल सेल यानी विद्युत सेल होते क्या है, तो बेसिकली विद्युत सेल जो है वो क्या करते हैं कि करंट प्रोवाइड करवाते हैं, यानी हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्रवाह है विद्युत धारा का वो लगातार होते रहता है। आप सभी लोग भी जानते हैं
कि भाई कोई भी मोबाइल है, अब मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है अगर वो चार्ज नहीं होगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो विद्युत सेल क्या काम आते हैं? तो रिमोट वगैरह जो होते हैं, जैसे ये रहा रिमोट हमारे पास, अब इसके अंदर जो है सेल लगे हुए है होते हैं, तभी तो बटन दबाते ही काम करता है, वरना ये काम ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो विद्युत सेल का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी हमारे पास में परिपथ है उस परिपथ के अंदर विभवांतर को बनाए रखना, और विभवांतर बनाए रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, भी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह पॉइंट याद रखना है कि जो विद्युत सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, तो कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, और फिर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनमें दो धातुएं की जो है छड़ें ली जाती है, जिन्हें अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है। इनके अंदर ऐसे दो छड़ें लगी रहती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। इन छड़ों को क्या कहा जाता है? इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ये विद्युत सेल का याद रखना काम क्या है? तो परिपथ के अंदर विभवांतर को बनाए रखना। क्यों? क्योंकि विद्युत जो धारा है उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? ये विद्युत सेल देते हैं। ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनके अंदर दो छड़ें लगी होती है जिन्हें अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक। और वो दोनों की दोनों छड़ों के ऊपर जो आवेश होता है वो विपरीत होता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। चलो अब बात करते हैं अपने पास में जो धन आवेशित छड़ होती है, यानी पॉजिटिव जो छड़ होगी उसे अपन क्या कहेंगे? तो धन आवेशित छड़ को अपन एनोड कहते हैं, और ऋण आवेशित छड़ को अपन कैथोड कहते हैं। ठीक है। धन आवेशित छड़ को क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे, और ऋण आवेशित जो छड़ होती है उसे अपन कैथोड कहते हैं। ये सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं प्राथमिक सेल की। किसकी बात करेंगे? प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि इन सेल वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। समझ में आ गई बात? ऐसा मत समझना कि इस लेवल का थोड़ी आएगा। अरे आपके सिलेबस में जब चीजें दे रखी है तो इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए। ठीक है। तो प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल के बारे में बात करते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल के अंदर क्या होगा कि जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को सीधे सीधे किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल दिया जाता है, और एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो रिमोट के अंदर सेल लगे हुए होते हैं, या आपके घर पर भी टीवी होगी तो सेल देखे होंगे, या फिर जो ये वॉच आती है इस वॉच के अंदर भी जो सेल लगे हुए रहते हैं, या अपने जो दीवार घड़ियां आती है वॉल वॉच जो होती है उनके अंदर भी जो आपके सेल लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत जगह आप सेल देखते होंगे, बैटरियों के अंदर जो बड़े सेल आते थे वो सब कैसे होते थे? एक बार यूज कर लिए उसके बाद में उनको क्या करना पड़ता था? फेंकना पड़ता था। क्या उनको चार्ज किया जा सकता था? हो सकता है कि किसी का दिमाग विज्ञान के प्रति मेरी तरह ज्यादा जागरूक रहा हो, या जिसे मजा आता हो, उसने उस टाइप के सेल को भी चार्ज किया होगा, जो एक सेल चार्जर आता था उससे। और सेल चार्जर कहाँ मिलता है सर, क्यों आता था? देखिए कैमरा वाले जो होते हैं ना, उनके पास में आपने व्हाइट कलर के सेल देखे होंगे, और वो सेल चार्ज करते हैं। अब तो हालांकि वो बंद हो गया, अब तो बहुत सारी बैटरीज वगैरह आ गई है इसलिए, और अब आजकल कैमरे भी इस टाइप के आ गए हैं कि वो डायरेक्ट लाइट से ही चालू हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती बैटरीज की या बैटरी चेंज करने की भी। तो आपने देखा होगा कि जो चार्जर होता था उससे उन सेलों को चार्ज किया जाता था, और ये देख करके मुझे लगता था, मैंने कई बार ऐसा किया,
कि यार क्यों ना मैं रिमोट वाले सेल को चार्ज करूं, वो चार्ज ही नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जो अपने पास में अपने घरेलू, जो आप सामान्य जीवन में अपने घर पर सेल उपयोग में लाते हैं, वे सभी सेल कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, जो एक बार यूज होने के बाद में फेंक दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वोल्टीय सेल आते हैं, लेक्लांचे सेल आते हैं, डेनियल सेल आते हैं, शुष्क सेल आते हैं। ये सभी जो सेल होते हैं, ये यूज होने के बाद में हम इन्हें फेंक देते हैं। अब एक द्वितीय प्रकार के सेल आते हैं, जो कैमरामैन यूज करते थे, जो रियल में चार्ज हो सकते थे उस चार्जर से, जिन्हें बार बार चार्ज करके यूज किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं देखिएगा। अब सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। तो द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखो उसमें क्या हो रहा था, सीधे ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, लेकिन जो द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है, उनके अंदर उल्टा है। उसमें क्या होगा कि जो पहले तो आपकी विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में बदलेंगे, फिर उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब चार्ज किया जाता है ना, तब क्या होता है कि पूरी की पूरी जो विद्युत ऊर्जा है, जो अपन ने चार्ज करते समय दी है, वो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में अंदर स्टोर होती रहती है। फिर वही रासायनिक ऊर्जा जो है बाद में इसमें कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, और इस प्रकार से उन सेलों को अपन बार बार यूज में ले सकते हैं। इसीलिए इन्हें रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल को रिचार्ज करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मोटर कार के अंदर बैटरी जो लगी रहती है, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में आदि में जो इंजन की बैटरी होती है, वो इसी का उदाहरण है। इमरजेंसी लाइट के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो बैटरी है, वो भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, फिर देखिए अब वोल्टीय सेल की बात करते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? वोल्टीय सेल, लेक्लांचे सेल, इनकी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वोल्टीय सेल जो है, इनका आविष्कार हुआ था 1799 ईस्वी में। कब? 1799 के अंदर जो है आपके वोल्टीय सेल जो है, इनका आविष्कार हुआ था। इनका आविष्कार किया था एलसेंड्रो वोल्टा ने। किसने किया था? एलसेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इस सेल में एक जस्ते की छड़ होती है और तांबे की छड़ जो है वो कांच के बर्तन में रखी सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है, और इनमें से तांबे की जो छड़ होती है उसे अपन एनोड कहते हैं, और जस्ते की छड़ को अपन कैथोड कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वोल्टीय सेल के अंदर तांबे की छड़ को क्या कहते हैं? कैथोड, एनोड, कोई नहीं या दोनों? तो देखिए बता ही दिया, तांबे की जो छड़ लगी रहती है वो एनोड होती है, और जो इसके अंदर जस्ते की छड़ यानी जिंक की छड़ होती है उसे कैथोड कहते हैं। होता क्या है वोल्टीय सेल में? वोल्टीय सेल के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपका एक तो इसके अंदर जस्ते की छड़ रहेंगी और एक तांबे की छड़ होगी। ठीक है, फिर इसको जो है दोनों छड़ों को कांच की जो एक बर्तन होगा पूरा, उस कांच के बर्तन में रखा जाता है, और उस बर्तन के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भरा हुआ होता है। इस प्रकार का ये सेल होता है। तो वोल्टीय सेल 1799 में बना था। किसने बनाया था? तो एलसेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। इसके अंदर होता क्या है? तो इसमें दो छड़ें होती है, एक तांबे की होती है, एक जस्ते की होती है, जिसे कांच के बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाल करके रखा जाता है, और फिर इससे जो है यूज में लिया जाता है। इसके अंदर जो तांबे की छड़ होती है उसे अपन एनोड कहते हैं, जस्ते की जो छड़ होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और इसके विद्युत वाहक बल का जो मान है वो 1.08 वोल्ट होता है। तो वोल्टीय सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.0 वोल्ट। कितना होता है? 1.08 वोल्ट जो है इसका वोल्टेज होता है। ठीक, ये था अपना क्या? ये था वोल्टीय सेल। आगे बात करते हैं, लेक्लांचे सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो लेक्लांचे सेल क्या कहता है? इस सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड, किसको? अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मतलब आप समझ सकते हैं नौसादर। क्या? नौसादर। उसका जो है संतृप्त विलयन भरा रहता है, और फिर
इसमें जस्ते की छड़ जो होती है वो कैथोड का कार्य करती है। तो इस सेल के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक बर्तन के अंदर अमोनियम क्लोराइड जिसे अपन नौसादर कहते हैं वो भरा रहता है और फिर उसमें एक जस्ते की छड़ को डाला जाता है जो कैथोड का कार्य करती है। और इसी सेल के अंदर एनोड के लिए अपन क्या करेंगे, तो कार्बन की छड़ जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में उसमें डाली जाती है। समझ में आ गई बात। तो लेक्लांचे सेल में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा सॉल्यूशन के रूप में। पूछा जा सकता है कि वोल्टेज सेल में कौन होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वोल्ट आपके लेक्लांचे सेल में कौन होगा, तो नौसादर होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है, फिर इसमें जो आपके जस्ते की छड़ होगी वो तो कैथोड का कार्य करेगी और सेल के अंदर जो एनोड का कार्य है या एनोड के लिए जो है अपन कार्बन की छड़ लेते हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड और जो कार्बन का मिश्रण होता है उसकी जो है बीच में फिर रख दी जाती है। किसको, कार्बन की छड़ को। क्लियर। फिर देखिए इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो 1.5 वोल्ट होता है। किसका, लेक्लांचे सेल का। इसका उपयोग कहां पर होगा, तो ऐसे परिपथों में किया जाता है जहां पर रुक रुक करके थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का प्रवाह करवाना होता है। समझ में आ गई बात। जहां आपको लगे कि हमें थोड़ी देर रुकना है फिर वापस विद्युत धारा, थोड़ी देर रुकना है फिर वापस से विद्युत धारा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लेक्लांचे सेल का उपयोग करते हैं। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत घंटी के अंदर, टेलीफोन के अंदर आदि में किया जाता है। ठीक, चलिए तो ये था आपका लेक्लांचे सेल। जल्दी से आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बता देता हूं। इससे आपका अगला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में। किसके बारे में, शुष्क सेल के बारे में। ठीक है, देखिए ऐसे ही बस इसमें यही पूछा जाता है कि इसमें एनोड कैथोड का काम कौन कर रहा है या फिर इसमें कौन सा सॉल्यूशन है या इनका वोल्टेज क्या है और कोई विशेष उपयोग है तो वो पूछेंगे। फिर देखिए शुष्क सेल की बात करें तो इसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रह करके शुष्क अवस्था में रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर कोई भी द्रव के रूप में नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, तो एक आपका शुष्क जो है ना, शुष्क मतलब कि पाउडर के रूप में रहता है और इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण जो है भरा रहता है। ठीक है, तो आपके शुष्क सेल में क्या होगा कि जो भी आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है, सॉल्यूशन है, वो शुष्क अवस्था में रहता है। और वो शुष्क अवस्था में कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कार्बन होता है, इन सभी का मिश्रण कहलाता है। ठीक, इस मिश्रण के बीच में कार्बन की जो छड़ होती है वो रखी जाती है और फिर कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करेगी, जबकि स्वयं जो जस्ता होगा, जो जस्ते का पूरा बर्तन है, वो पूरा का पूरा जस्ते का बर्तन ही किसका काम करेगा, कैथोड का काम करता है। और शुष्क सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है और इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि के अंदर किया जाता है। किसका उपयोग, शुष्क सेल का उपयोग। क्लियर। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब तब से आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होंगे, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। सेल के द्वारा एक कूलम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल के द्वारा जो प्रदत्त ऊर्जा है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, बेसिकली कि आपका जो सेल है वो सेल एक कूलम आवेश, कितना, एक कूलम आवेश जो है उस एक कूलम आवेश को पूरे के पूरे परिपथ में घुमाने के लिए कितनी जो है सेल से ऊर्जा ली है, उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक कूलम आवेश को परिपथ में घुमाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को क्या कहोगे, विद्युत वाहक बल कहोगे। इसका मात्रक कौन होता है, वोल्ट होता है।
विद्युत वाहक बल का जो मान है वो विभवांतर से सदैव अधिक ही होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होगा या ज्यादा होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो विद्युत जो आपका वाहक बल है सेल का, वो क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक वोल्ट ही होता है, लेकिन यह विभवांतर नहीं होता, विभवांतर से ज्यादा होता है। ठीक, चलो इसके बाद में सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, बैटरी जो भी है या जो सेल है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी जहां पर आपने देखा था कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का जो प्रयास करेंगे, बाहरी जो प्रतिरोध होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाहरी प्रतिरोध है। लेकिन कई बार क्या होगा कि सेल जो है खुद, वो सेल भी अपने अंदर से विद्युत धारा को ऐसे ही बहने नहीं देता है, वो भी उसका विरोध करता है, और वो जितना विरोध करेगा उसी को कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो कितना होगा? तो R बराबर होगा E माइनस वी अपॉन में आई। क्या होगा? E माइनस वी अपॉन में आई। E का मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। V क्या हो जाएगा? विभवांतर। R स्मॉल का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध, और I का मतलब है धारा। तो आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालना है तो सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा होगा, और विभवांतर भी दे रखा होगा, और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो भी दे रखा होगा। तीनों का जो है वैल्यू पुट कर देना, यहां आपके निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर है आप सभी लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट हूं, मुझे भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक मिनट, है ना, ये लीजिए। अब देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, किसकी बात करने जा रहे हैं अपन अब? फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला आपके आ जाता है, प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, भाई कोई भी एक कुंडली होगी, है ना, उस कुंडली से संबंधित जितना भी विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित यानी कि इंड्यूस्ड, इन्फ्लुएंस जैसे कहा जाता है ना, आपको प्रेरित कौन करता है, आपको मोटिवेट कौन करता है? तो एक अच्छा टीचर आपको जो है हमेशा मोटिवेट करते हुए पढ़ाएगा, आपको एक पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करेगा। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है कि जैसे ही विद्युत फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होता है तो आपका जो एक उसके अंदर इंड्यूस्ड विद्युत जो है उत्पन्न होती है, या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी कुंडली से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है, अगर उस विद्युत फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होता है तो फिर उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह पहला नियम है फैराडे का। दूसरा नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो भी अपन ने ऊपर देखा कि विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो होगा, लेकिन वो कितना होगा? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है, उस परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी परिवर्तन की दर होगी उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न भी होगा। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -n इंटू डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, -n इंटू डी फाइव बाय डी टी। क्लियर, समझ में आ गई बात? n का मतलब है कुंडली में फेरों की संख्या। क्या हो जाएगा? कुंडली जो होगी उसमें फेरों की संख्या कितनी है। तो आपके पास में n का मतलब क्या था? कुंडली जो होगी,
कुंडली मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है और कुछ भी नहीं है ना। कुंडली मतलब वो आपके जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की, है ना। आपकी जन्म कुंडली में तो मुझे पता है बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस जन्म कुंडली की बात नहीं करके मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूं जो फिजिक्स में यूज होती है। तो इस कुंडली के अंदर जो ये आपका एक पेयर है, इसे कहा जाता है पहला फेरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। वो 7 फेरों की बात भी नहीं हो रही है, ये फेरे अलग होते हैं, ठीक। चलिए, हाँ भाई, आजकल क्या है कि देखो जब पढ़ाते पढ़ाते है ना, कई बार ऐसी चीज निकल करके आ जाती है, फिर बच्चा नीचे कमेंट करता है, सर क्यों हमारे मजे लेते हो? है, मजे नहीं ले रहा हूँ भाई। देखिए, सभी की शादी होगी और सरकारी नौकरी होगी तो जल्दी जल्दी नौकरी भी मिलेगी, इसलिए तैयारी करो। अपने आप को इस चीज से मोटिवेट करना चाहिए। कुछ लोग डिमोटिवेट होते हैं कि हमें यार नौकरी नहीं मिल रही, हमारी शादी नहीं हो रही। अरे भाई, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, नौकरी भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा अगर आपने जो है मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर दिया। जो भी जीवन में अपने माता पिता का सपना पूरा करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी दुखी होगा, फिर वो तो जीवन में सुखी ही रहता है। अरे जो दुनिया में आपके लिए भगवान है, उन्हीं को आपने सुखी कर दिया, तो भगवान फिर आपको सुख रखेंगे यार, आपको सुखी ही रखेंगे। इसलिए मेहनत करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अभी देखो, 11 तारीख तक आप अपने आप के नींद चैन त्याग दो, है ना। वो मैं कोटेशन तो नहीं बोलूंगा बार बार कि आपको बार बार मोटिवेट करूं, वो आपकी अब जो है देखिए इच्छा शक्ति खुद की होती है। मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता है, आग जब सीने में लगी होती है तब पढ़ाई होती है। केवल ऐसे ही बात सुन लेने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। अब देख लीजिए, डी फाइव अपॉन डी टी का मतलब होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी है। डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या है, जो फ्लक्स है उस फ्लक्स के अंदर परिवर्तन की जो दर है वो कितनी है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर और एन का जब गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसके, ठीक। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के मूल कारण का ही विरोध करता है। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा आप ऐसे याद रखो, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपके माता पिता ने आपको मोबाइल ला करके दिया, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और बाद में जो है आप लोग उन्हीं की बुराई करना शुरू कर दो, या आप लोग जो है मेरे ही बारे में गलत कहना शुरू कर दो कि इसको तो पढ़ाना ही नहीं आता, जबकि आपने मेरे से ही पढ़ करके सिलेक्शन लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि आपको जिसने सफल किया, आपको जिसने उत्पन्न किया, आप उसी का विरोध कर रहे हो। समझ में आ गई बात। तो वही चीज यहां पर भी है कि ये जो नेगेटिव साइन आया, E बराबर माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी, ये माइनस ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी वह दिशा ऐसी होगी कि जो इसको उत्पन्न कर रहा है ये उसी का विरोध करेगा। यानी उत्पन्न करने वाला अगर ऐसे चल रहा है ना, तो ये क्या करेगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ऐसे जाएगा। इसलिए समझ आ गई बात, उल्टा चलेगा तो नेगेटिव साइन आता है। फिर देखिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक, यानी जो भी चालक चल रहा है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपका चालक चल रहा होगा, उस चालक के दोनों सिरों पर विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो वी बी एल साइन थीटा, कितना होता है, वी बी एल साइन थीटा होता है। कितना होता है, वी बी एल साइन थीटा। वी का मतलब है वोल्टेज, बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, एल का मतलब है लेंथ, और साइन थीटा यानी कि एंगल की बात हो रही है, ठीक। तो ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, याद रखिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो हमारे पास में आ जाते हैं आपके क्या, ये देखिए, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, एक मिनट, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है क्या, ओके। देखिएगा, तो एल का मतलब आपको बता ही दिया है कि चालक की लंबाई होता है, बी का मतलब चालक का वेग है, बी का मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका वो होता है वोल्ट। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका ऐसा ही मात्रक भी याद रखना,
वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है आपका विद्युत मोटर के बारे में दे रखा है। एक मिनट है ना, पहले ये आपका विद्युत मोटर के बारे में दे रखा है। तो विद्युत मोटर जो है वो बेसिकली किस सिद्धांत पर काम करेगी, ये क्या होती है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार देना, अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जाती है, और इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो विद्युत धारा के उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी चालक में गति ला सकता है। अब वो गति अगर उत्पन्न करेगा तो वो आपका जो सिद्धांत है ये कहलाता है विद्युत मोटर का कार्य। विद्युत मोटर में क्या होता है, जैसे ही आप एक बार करंट देते हो वो घूमना चालू हो जाता है, फिर वो आगे काम करता रहता है। और इस सिद्धांत को जो है माइकल फेराडे ने दिया था। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्या, तो विद्युत धारा जनित्र, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर जो होते हैं आपने देखे होंगे, उसके अंदर भी ऐसे एक बार एक जो है घुमा करके उसको जैसे ही एनर्जी दी जाती है, उसको जैसे ही गति में लाया जाता है, उसके बाद में वह ऑटोमेटिकली कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस युक्ति के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा दे करके, यांत्रिक ऊर्जा यानी आप हाथों से ऐसे जो एनर्जी दे दी जाती है यांत्रिक ऊर्जा, और फिर घूर्णन करवा करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो जो आपका जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके आधार पर बनाया जाता है। धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होते हैं उसके नाम याद रखने हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से एक बार। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपका है घरों में, जैसे कि पंखा है, बल्ब है, इस्त्री है, टोस्टर है, फ्रिज है, ये सभी। और इनके अंदर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आपको पता ही है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, एक मिनट है ना, ये सब क्या करते हैं, पंखा है जैसे घूमते 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 क्या करता है, उस एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो याद रख लेना, 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। इनका मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल और घूर्णन वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक बार पढ़ लेना, ये थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है। मैं चाह रहा हूं कि आज ही ये टॉपिक जो है अपना पूरा हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं अब, है ना, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है सेकंड ग्रेड का, इसलिए। हम्म, देखिए, अब दिष्ट धारा जनित्र क्या होते हैं, या दिष्ट धारा जनित्र की बात कर लेते हैं एक बार, एक मिनट है ना। देखिए, दिष्ट धारा जनित्र तो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करे, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत ऊर्जा से प्राप्त विद्युत धारा की दिशा जो है वो समय के साथ में नियत रहती है। वो मैंने आपको बता ही दिया था, दिष्ट धारा क्या होती है, डायरेक्शन सेम रहेगी, बस वही है। फिर घरेलू विद्युत की बात की जाए अगर, तो घरों में जो दी जाने वाली विद्युत होती है वो 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। तो अपने घरों में जो करंट आता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो विद्युत वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जो जो चीजें याद रखने वाली है वो जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं आपको, बाकी आप पढ़ लेना आप खुद इसमें से। फिर देखिए, आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होगी, और इसकी तीव्रता जो होती है वो प्रति सेकेंड 100 बार बदलती है। आपके घरों में जो करंट आता है वो करंट कितना होता, तो कैसा है, एसी होता है, साथ ही साथ 50 हर्ट्ज की इसकी आवृत्ति होती है, और यह एक सेकेंड के अंदर 100 बार जो है क्या करता है, अपनी ध्रुवता यानी पोलरिटी जो होती है प्लस माइनस ऐसे बदलता है। एक चक्र में धारा की ध्रुवता यानी दिशा
दो बार बदलती है, दिशा जो है दो बार बदलती है, यानी एक बार ऐसे फिर वापस ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे दिशा बदलती है दो बार। घरों में दी जाने वाली धारा जो है वो 5 एम्पियर होती है या फिर 15 एम्पियर की भी होती है। 5 एम्पियर की धारा को घरेलू और 15 एम्पियर की धारा जो है वो पावर लाइन कहते हैं। तो जो अपने के घर में जो आपके मीटर से वायर जुड़ा जाता है वो 5 एम्पियर होता है, और जो थंबे से आपके घर के वहां तक लाया जाता है वो 15 एम्पियर होता है, जिसे अपन पावर लाइन कहते हैं। 5 एम्पियर का उपयोग बल्ब है, ट्यूब है, रेडियो है, टीवी में किया जाता है। जबकि 15 एम्पियर का यूज कहां करोगे आप, तो आपके हीटर में, आयरन में, रेफ्रिजरेटर में, इन सभी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा करंट आता है, बस ये थोड़ा सा याद रखना, पूछा जा सकता है। फिर देखिए, घरेलू वायरिंग की बात करें अगर, घरों में कैसे वायरिंग होती है, तो घरों में दी जाने वाली जो धारा है उसमें 3 प्रकार के तार बेसिकली जोड़े जाते हैं। पहला तार होता है विद्युन्नम्य तार। कौन सा होता है, विद्युन्नम्य तार, या जिसे अपन लाइव तार कहते हैं, जीवित। दूसरा होता है उदासीन, न्यूट्रल। और तीसरा होता है भूतार। कौन सा होता है, भूतार। ठीक है, अब ये जो अलग अलग 3 तार है, इन तीनों तारों का अलग अलग काम है और अलग अलग रंग है। पहले याद रखना, विद्युन्नम्य तार जो होता है वो लाल रंग का होगा, उदासीन तार जो होगा वो काले रंग का होगा, और भूतार जो होगा वो हरे रंग का होता है। ठीक, विद्युन्नम्य तार से धारा प्रवाहित होती है, और उदासीन तार जो होता है वो धारा वापस ले जाती है, और भूतार का संबंध जो है वो पृथ्वी से होता है, और यह एक सुरक्षा का साधन है और कुछ नहीं। तो 3 तार है, एक विद्युन्नम्य तार है जो कि आपका लाल रंग का होगा जिसमें करंट बहता है। उदासीन तार होता है जो काले रंग का होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है, विद्युत बिजली का आपके घर पे बिल आता होगा, वो अगर आपने नहीं भरा तो जो कट करके जाते हैं वो ब्लैक तार, जो उदासीन तार होता है उसी को कट करके जाते हैं। उससे आपके घर में आपको लाइट दिखाई तो देती है ना, मतलब आपको लगेगा तो सही कि अपने घर पर सभी जगह लाइट आ रही है, लेकिन क्या होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं होगा। वो जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले या जो बिजली घर से आपका अगर मीटर का कनेक्शन कट किया जाता है तो कौन सा तार काटा जाएगा, तो काले रंग का उदासीन तार जो होगा उसे काटा जाता है। धारा किस में बहेगी, विद्युन्नम्य में। उदासीन तार क्या करता है, जो धारा आई थी उसको वापस से लेकर जाएगा, तभी तो सर्किट पूरा होगा और तभी तो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब चालू होंगे। समझ में आई बात। और भूतार जो होता है वो तो एक सुरक्षा का साधन है और कुछ नहीं। अगर कभी जो है बिजली वगैरह गिरे आपके घर पर, तो वो क्या होगा बेसिकली कि उससे जितना भी जो ओवर एक्सिस में जो अगर करंट आ जाएगा तो वो वापस जमीन में चला जाएगा, आपके घर को नुकसान नहीं होता है। इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने देखा होगा, छत से लेकर के पूरे नीचे तक एक पट्टी जो है पतली सी या फिर इतना मोटा मोटा जो है वो प्लेट है लगा दी जाती है नीचे तक, उसे अर्थिंग कहते हैं। ठीक, चलो। और अब आज का आपका लास्ट की 2 लाइनें याद रख लेना, खेल खत्म। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा शुरू करें, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, देखिए, प्रत्येक परिपथ में उपकरण को विद्युन्नम्य एवं उदासीन तारों के बीच में जोड़ा जाता है। तो जितने भी आपके घर में जो भी उपकरण है उन सभी उपकरणों को कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये आपका जैसे मीटर है मान लीजिए, इससे 2 वायर निकल रहे होंगे, एक होगा विद्युन्नम्य तार और एक होगा उदासीन तार। फिर इनके बीच में ये जैसे निकला, अब यहां से ये ऐसे कनेक्ट होता है, इसके बीच में यहां पर इस तार पर सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे ही इसको कट कर दिया जाएगा, आपके सभी जो करंट है वो वापस नहीं पहुंचेगा और ऐसे में ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और स्विच हमेशा जो है विद्युन्नम्य तार में जोड़ा जाता है। जितने भी आपके स्विच होते हैं घर में, जो स्विच होता है ना, मेन स्विच वगैरह, वो सब किससे जोड़े जाते हैं, विद्युन्नम्य तार से जोड़े जाते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। बाकी आप जो है ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको आप ज्यादा से ज्यादा खुद के हिसाब से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से याद होगा, इसको कोई समझने वाली बातें नहीं थी। तो आज अपन ने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।